हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। सो बच्चों लोग, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ के अंदर अपना चैप्टर नंबर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। चैप्टर नंबर 1 हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ लिया है। हमने उसकी डिफरेंट केस स्टडीज़ भी प्रैक्टिस करी है। उसके साथ साथ हमने अलग अलग तरीके के वहाँ पे क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस किए। एंड आई होप कि चैप्टर नंबर 1 करके आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप हो चुका होगा। अब आप समझ चुके होंगे कि क्लास 12th में अपने बोर्ड एग्जाम के लिए आपको हर एक चैप्टर को किस तरीके से प्रिपेयर करना है, किस तरीके से आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए अपनी इस जर्नी को आगे बढ़ाते हैं चैप्टर नंबर 2 के साथ। तो बच्चों, चैप्टर नंबर 2 में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है बच्चे? क्योंकि आपको पता है कि क्लास 12 के अंदर आपको कुछ प्रोजेक्ट वर्क करने हैं, राइट। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मैं आपको आपके प्रोजेक्ट वर्क में भी पूरा असिस्टेंस प्रोवाइड करूंगी। टाइम टू टाइम मुझे जो जो चीज़ें आपको बतानी होंगी वो सारी ही चीज़ें मैं यहाँ पर आपको बताती हुई चलूँगी। सो बच्चे, आपके प्रोजेक्ट वर्क में एक टॉपिक है फ्यूल्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एंड टेलर्स साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो यहाँ पर वो दोनों ही टॉपिक के ऊपर प्रोजेक्ट फाइल बनती है। आपकी इच्छा है, आप दोनों में से कोई सा भी टॉपिक जो है यहाँ पर पिक कर सकते हैं। तो उस फाइल के अंदर इसी चैप्टर से हमें रेफरेंस लेना होता है। इसी चैप्टर के अंदर कुछ हमारे यहाँ पे फ्यूल्स के प्रिंसिपल है, टेलर्स के प्रिंसिपल है, जिसके ऊपर आपको फाइल प्रिपेयर करनी है। और फिर वाइवा भी इसी चैप्टर्स के क्वेश्चन ही पूछा जाएगा। तो अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से समझते हैं तो वहाँ के जो 20 मार्क्स हैं वो भी आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे। तो ये वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके थ्योरी एग्जाम के लिए तो है ही, बट एज वेल एज अगर प्रैक्टिकल के अंदर आपने अगर ये वाला टॉपिक चूज़ किया है तो उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, हम यहाँ पर पढ़ेंगे डेफिनेशंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट वर्सेस प्रिंसिपल ऑफ साइंस, टेक्निक्स और द वैल्यूज, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ये जो आपको POM दिख रहा है अब ये मैं यूज़ करूँगी फॉर द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। Significance of principle of management, Fayol's biography with his 14 principles, Taylor's biography with his principle of scientific management, टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट एंड हेनरी फ्योल वर्सेस FW टेलर। तो ये हमारा टेबल ऑफ कंटेंट है कि इस चैप्टर के अंदर हमें क्या क्या करना है। ठीक है बेटा, तो लेट्स स्टार्ट विद द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट डेफिनेशन। तो बच्चे, इसको समझने से पहले एक थोड़ा सा हम लोग पीछे का ज्ञान ले लें कि चैप्टर नंबर 1 हमारा था पूरी तरीके से मैनेजमेंट के बारे में। वहाँ आपने ये सीखा सबसे पहले तो कि व्हाट इज़ मैनेजमेंट। हम ये मैनेजमेंट वर्ड यूज़ तो ना जाने कितने सालों से करते आ रहे हैं, बट इसको डिटेल में हम लोगों ने अब जाकर समझा है। ये हमारी इस जर्नी ने ही हमें सिखाया कि व्हाट इज़ मैनेजमेंट, और उसके बाद हमने उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी, उसकी इंपॉर्टेंस पढ़ी, उसके फंक्शंस, उसके लेवल्स, और पूरी तरीके से हम मैनेजमेंट को चैप्टर नंबर 1 में समझ कर आए। बट बच्चे, ये मैनेजमेंट काम करता कैसे है, वो कौन से रूल्स, रेगुलेशंस, गाइडलाइंस होती हैं जिसके बेसिस पर ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स वर्क करते हैं। देखो बेटे, हम जब अपनी लाइफ को भी यहाँ पर जी रहे हैं ना, तो उसमें भी हम बहुत सारी लोगों के एक्सपीरियंस से सीखते हैं। देखो, लाइफ में हमारे सामने बहुत सारी ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पर हमें एक ऐसे इंसान की ज़रूरत होती है जो आए और हमें बताए कि हमें आगे क्या करना है ना। हम आपसे बहुत बड़े हैं, हमारा एक्सपीरियंस आप लोगों से ज़्यादा है। ऐसे ही आपके घर में आपके पेरेंट्स हैं, उनका एक्सपीरियंस भी आप लोगों से बहुत ज़्यादा है। जब आप अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को फेस कर रहे होते हैं, आजकल का बच्चा लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को फेस कर रहा होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक कह सकते हो कि एक कम्युनिकेशन गैप हो चुका है ड्यू टू द जनरेशन गैप। तो आपको उस गैप को कम करना है। तो कई बार होता है कि हमारे माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है और उसी सब सोच के साथ हम अपने घर में एंटर करते हैं। तो घर में जब आप एंटर करते हैं ना, तो एक ऐसा व्यक्ति है आपके घर में जो आपके चेहरे को देख के ही पहचान जाता है कि आज कुछ गड़बड़ है। और वो कौन है? वो होती है हम सबकी मम्मी। जो माँ होती है ना बेटा, वो आपके चेहरे को देख के बता जाएगी कि आज मेरे बच्चे के साथ कुछ गड़बड़ हुई है या आज मेरा बच्चा परेशान है। तो वो आपको अपने पास बिठाती है, आपसे पूछती है, और अगर आप उनके सामने अपनी उस समस्या को रखते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपको उस चीज़ का सजेशन बताती है। या जो हमारे
पिताजी हैं, जो फादर हैं, वो भी क्योंकि बाहर निकलते हैं, काम करते हैं, उनके सामने बहुत सारी सिचुएशन आती है, वो भी बहुत कुछ सीखते हैं लाइफ में और अपने उन्हीं एक्सपीरियंसेस को आपके साथ शेयर करते हैं, आपके साथ बताते हैं, आपसे पूछते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में कुछ सीखा है, कुछ मूलभूत सिद्धांत हैं जिनको फॉलो करते हुए आज वो यहाँ तक पहुँचे हैं, है ना। अब आप जब उनकी बातों को सुनते हो तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि हाँ यार, मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है और शायद इस चीज़ का सोल्यूशन ये हो सकता है। यानी कि उनकी गाइडलाइन से आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहे हो, आप उनके बिहेवियर से आपके बिहेवियर में चेंजेस आ रहे हैं, मतलब आप देख रहे हो, समझ रहे हो, सीख रहे हो, है ना। हमें लगता है कि यार लाइफ में ये प्रॉब्लम है, चलो इस किताब को खोलते हैं और इस किताब में हो सकता है कि हमारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो, है ना। ये सारी बातें मैम आप क्यों बता रही हैं हमें? आप हमें चैप्टर पढ़ाने आई थी या लाइफ लेसन देने आई थी? बेटा यहाँ पर सब चीज़ें हमारी लाइफ से ही जुड़ी हुई हैं और हमारी बिजनेस स्टडीज़ तो आपको पता ही है कि हमारी लाइफ से ही कनेक्टेड है। अब आप बताओ, एक मैनेजमेंट के अंदर कौन लोग काम कर रहे हैं? हम ही लोग तो मैनेजमेंट में काम करते हैं ना। तो हम लोग जब मैनेजमेंट में काम करते हैं तो समस्याएं तो हमारे सामने वहाँ पर भी आती होगी ना। हमें दिखा कि हम काम कर रहे थे, हम बहुत अच्छे से काम कर रहे थे, अचानक से कोई कॉम्पिटिटर मार्केट में एंटर करता है और हमें समझ नहीं आ रहा कि अपने बिजनेस को हम कैसे संभालें। तो हमें उसका सजेशन चाहिए, हमें चाहिए कि कोई आए और हमें इसका सोल्यूशन बताए। कोई तो बुक हो, कोई तो ऐसी बुक हो जिसको हम खोलें और हमें उसका सोल्यूशन मिल जाए। तो बेटा ये चैप्टर इसी चीज़ के ऊपर है। ये चैप्टर है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर। प्रिंसिपल्स का मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल्स का मतलब होता है सिद्धांत। अगर हम हिंदी में बोले तो सिद्धांत बोलते हैं इनको, कि जब आप मैनेजमेंट के अंदर वर्क कर रहे होते हो, मैनेजमेंट के अंदर जब लोग काम करते हैं तो काम करते करते उनके सामने न जाने कितनी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। अब उन्हें भी तो उन प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहिए ना। उन्हें चाहिए कि यार अगर ऐसी कोई सिचुएशन अराइज होती है, एम्प्लॉयज़ जो हैं वो ढंग से काम नहीं कर रहे, तो कैसे उनसे ढंग से काम कराया जा सकता है? कोई तो रूल बुक हो जिसको हम खोले, पढ़े, उसमें सोल्यूशन और उसको हम लगा दें। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट वही आपकी गाइडलाइंस की बुक है कि अगर आपको कभी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई डिसीजन लेना है तो उस डिसीजन के लिए प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आपकी मदद करेंगे। सो आई होप कि इस कहानी से आपको समझ आ गया होगा कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं। बेटा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं ये हमें समझना है अपने एग्जाम्पल से ही। दैट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर दी, की वर्ड है हमारा ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस। ये क्या है हमारे लिए? ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस। ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस से क्या मतलब है? कि ये सिर्फ गाइडलाइंस है। गाइडलाइंस का मतलब है कि एक तरीके का सजेशन है कि ऐसा आप कर सकते हो। भाई देखो, हमने पहले कभी ये सिचुएशन देखी, उस सिचुएशन में हमने ऐसा किया, तो आप भी एक बार ये काम करके देख लो, क्या पता ये आपके काम आ जाए। तो ये ब्रॉड और जनरल गाइडलाइंस है बच्चे, किस चीज़ के लिए? डिसीजन लेने के लिए, कि हमारा मैनेजर एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स के साथ डील करता है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स के साथ डील करते टाइम उसे चाहिए कि कोई तो हो जो हमें आके बताए कि हमें क्या करना है। तो ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट उसके लिए आप कह सकते हो किताब की तरह होती है, जिसकी हेल्प से वो डिसीजन मेकिंग कर सकता है और लोगों के बिहेवियर को यहाँ पर इन्फ्लुएंस कर सकता है। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली आपको यहाँ पर किन के साथ डील करना है बच्चे? अल्टीमेटली आपको यहाँ पर डील करना है ह्यूमन बींग्स के साथ। सो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या बताया मैंने? दीज आर द ब्रॉड एंड द जनरल गाइडलाइंस फॉर द डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर फॉर द मैनेजर्स। समझ आया डेफिनेशन क्या होती है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की? चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इसी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का हमें कंपैरिजन करना है तीन चीजों के साथ। एक चीज तो हमारी हम पढ़ के आ चुके हैं, द प्रिंसिपल ऑफ प्योर साइंस। साइंस के प्रिंसिपल बच्चे, अगर हम इनकी बात करें तो मीनिंग तो हमें समझ में आ चुका है कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं, और प्रिंसिपल ऑफ प्योर साइंस हम अभी अभी चैप्टर नंबर 1 में पढ़ के आए हैं। हमने एक चीज वहां पर समझी कि प्रिंसिपल ऑफ प्योर साइंस तो कभी नहीं बदले जा सकते, वो जैसे हैं वो वैसे ही रहते हैं। इसका मतलब वो रिजिड होते हैं, बिल्कुल स्ट्रिक्ट होते हैं, जैसा कह दिया वैसा ही होगा। बट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं? वो होते हैं फ्लैक्सिबल। भाई जैसा देश वैसा भेष वाली बात होती है ना, कि तुम जैसे हम भी वैसे, तुम बेवफा तो हम भी बेवफा। तो यहाँ पर ये होते हैं फ्लैक्सिबल कि बच्चे जैसी सिचुएशन होगी वैसे ही हम लोग यहाँ पर बदल जाएंगे। ठीक है, एप्लीकेशन आप इसको कैसे अप्लाई कर सकते हो? बेटा आप इसको अप्लाई कर सकते हो क्रिएटिवली, क्योंकि यहाँ पर आप कुछ लोगों के साथ डील कर रहे हो जो अनप्रिडिक्टेबल है। भैया चतुर चालाक बनना पड़ता है ह्यूमन बिहेवियर के साथ, है ना। हर कोई व्यक्ति अलग है, हर जना अलग है, उसके साथ आप एक ही चीज अप्लाई नहीं कर सकते। किसी को कोई मोटिवेशनल नीड है, किसी की कोई मोटिवेशनल नीड है, तो आपको समझना होगा और उसी के अकॉर्डिंग आपको प्रिंसिपल यहाँ अप्लाई करना होता है। बट प्रिंसिपल ऑफ प्योर साइंस तो एब्सोल्यूट मैनर में आप अप्लाई कर सकते हो, किसी भी तरीके की सिचुएशन है एक ही तरीके से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें तो किसी भी तरीके के आपको चेंज नहीं करने होते। देन
एनवायरनमेंट के साथ इसका रिलेशनशिप कैसा है बेटा, यहाँ पर आपको बदलते हुए एनवायरनमेंट के साथ बदलना पड़ता है, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर तो कभी सेम रहता ही नहीं है ना। आज हम खुश हैं, कल को हम रोएंगे भी, कल को हम हंसेंगे भी, हमारा जो बिहेवियर है वो अलग है, अनप्रिडिक्टेबल है। आज हमें सब कुछ अच्छा लग रहा है, कल को वही सब चीज़ें हमें खराब लगने लग जाती है। शुरुआती टाइम पे सब कुछ बहुत बढ़िया बढ़िया लगता है ना, फिर धीरे धीरे जब आगे पहुँचते हैं तो चीज़ें गड़बड़ होती हैं, चीज़ें खराब लगने लग जाती है। तो हम तो अनप्रिडिक्टेबल है ना। तो यहाँ पर क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर एक जैसा नहीं रहता, इसलिए यहाँ पर आपको बदलते हुए एनवायरनमेंट के साथ खुद को बदलना पड़ता है। बट प्रिंसिपल ऑफ प्योर साइंस का एनवायरनमेंट से कोई लेना देना नहीं है, ये तो जैसे बन गए हैं भाई वैसे ही ये रहने वाले हैं, इनमें किसी भी प्रकार का कोई भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है बेटा। नेक्स्ट, टेक्निक्स क्या होती हैं। प्रिंसिपल ऑफ प्योर साइंस तो हमने पढ़ लिया, अब टेक्निक क्या है। देखो सबसे पहले मीनिंग पे अगर मैं जाऊं तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल तो देखो जस्ट गाइडलाइंस है। गाइडलाइंस है कि आप अपनी टेक्निक को जब प्रैक्टिस करते हो तो उस टाइम पे ये आपको गाइडेंस देती है डिसीजन लेने के लिए। बट मैनेजमेंट टेक्निक्स क्या होती है, ये तो प्रोसीजर होते हैं जिसके अंदर कुछ सीरीज ऑफ स्टेप है जो आपको परफॉर्म करने पड़ेंगे ताकि आप अपने गोल को अचीव कर सको। मतलब गोल तक पहुंचने के लिए जिन स्टेप्स को आप फॉलो कर रहे हो, जिन प्रोसीजर को आप फॉलो कर रहे हो, वो टेक्निक होते हैं। ठीक है। फ्लैक्सिबिलिटी बेटा, ये फ्लैक्सिबल होते हैं, ये फ्लैक्सिबल नहीं होते। आप टेक्निक को आपने बदलना नहीं है, प्रोसीजर तो जैसा है आपको उसको वैसे ही फॉलो करना पड़ेगा। ठीक। नेक्स्ट, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को वैल्यूज के साथ जरा कंपेयर कर लें तो बेटा मैनेजमेंट प्रिंसिपल, फिर से भी बात अब तो तुम्हें रट जाना चाहिए, क्या है, गाइडलाइंस टू डिसीजन। बट वैल्यूज क्या होती है, अब वैल्यूज पे आते हैं। वैल्यूज हमारे वो कह सकते हो कि हमारे आदर्श हैं, हमारे संस्कार है जो सोसाइटी हमें सिखाती है। देखो हम अपनी जिंदगी में 3 स्कूल अटेंड करते हैं। पहली शिक्षा हमें 3 जगह से शिक्षा मिलती है। पहली शिक्षा मिलती है कहाँ से बेटा, घर से। पहली शिक्षा आपको वहीं से मिल रही है, आपके घर से आपको सबसे पहली लर्निंग मिल रही है वहाँ से। जो भी आप वहाँ अपने जैसा भी जिसका घर का माहौल होता है उसी हिसाब से आपका एक जो ह्यूमन बिहेवियर है वो डेवलप होता है। दूसरा आप देखते हैं अपने स्कूल में जाकर, कुछ लर्निंग आपकी स्कूल में होती है। स्कूल का भी एक अपना माहौल होता है, स्कूल का भी अपना आपका एक ग्रुप होता है जहाँ से बहुत सारी चीज़ें सीखते हो। तीसरा स्कूल होता है आपकी ये पूरी सोसाइटी। जब आप 10 अच्छे लोगों के बीच में रहेंगे तो आप 10 अच्छी बातें सीखेंगे। आप 10 गलत लोगों के बीच में रहेंगे तो आप 20 गलत बातें सीखेंगे। जी हाँ, गलत बातें क्योंकि हम ज़्यादा जल्दी सीख जाते हैं ना, गलत चीज़ें हमें ज़्यादा अच्छी लगती है। सही चीज़ें क्योंकि मुश्किल होती है तो उसको अडॉप्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, लेकिन शॉर्टकट्स हम सभी लोगों को अच्छे लगते हैं, इसलिए हम उसकी तरफ जाना पसंद करते हैं, है ना। तो बेटा यहाँ पर है कि सोसाइटी भी कई बार आपके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती है। आप वैल्यूज क्या होती है कि जो हम अपनी सोसाइटी से सीख रहे हैं कि सोसाइटी में हमें कैसे रहना है। तो बेटा वैल्यूज आर दी जनरल रूल्स फॉर द बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल इन द सोसाइटी, कि किसी भी सोसाइटी के अंदर एक जो पर्सन है उसका बिहेवियर कैसा है, वो कौन से रूल को समझते हुए सोसाइटी के सामने खड़ा है, वो उसके वैल्यूज है ना। कोई एक ऐसा होता है जो सोसाइटी के सामने बहुत अच्छा बन के रहता है, कोई एक ऐसा होता है जिसको मतलब ही नहीं है कि कौन क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, उसे अपने काम से मतलब है। ठीक है, तो ये आपका बिहेवियर है जो सोसाइटी के अकॉर्डिंग जनरेट हो रहा है। आपने मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स तो रिसर्च करने के बाद डेवलप किए हैं, बट आप जैसे जैसे सोसाइटी में रहते रहते हो आपकी कॉमन प्रैक्टिस के साथ आपकी वैल्यूज जनरेट हो जाती हैं। कोई किसी के अंदर वैल्यूज को जनरेट नहीं कर सकता, ये इंटरनली अपने आप ही जनरेट होती है। ठीक है, नेचर ये टेक्निकल है और ये एथिकल है, जो आपको इस चीज़ के बारे में बताता है कि क्या सही है और क्या गलत। ठीक है बेटा, तो ये हमने पढ़े डिफरेंस मैनेजमेंट प्रिंसिपल का प्रिंसिपल ऑफ प्योर साइंस के साथ, टेक्निक्स के साथ और वैल्यूज़ के साथ। तो ये तो जस्ट एक इंट्रोडक्शन था हमारे इस चैप्टर के साथ, जहाँ पर आपको ये पता चला कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। ठीक, अब यहाँ से शुरू होता है असली हमारा चैप्टर। तो बेटा यहाँ से जो हमारा चैप्टर स्टार्ट हुआ अब, तो सबसे पहला टॉपिक हमारा निकल कर आया द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। और इसको समझने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन में घुसेंगे हम, और वो ऑर्गेनाइजेशन क्या है बेटा, क्या है, अंडर ग्रेजुएट बॉयज कॉलेज की कैंटीन में फ्रूटी और फेंटा पीने गए। क्या है भैया मेरी यहाँ पर एक्रोनिम, अंडर ग्रेजुएट बॉयज, यहाँ पर यूजी क्या है, अंडर ग्रेजुएट। हाँ जी बेटा, क्या याद करना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के लिए, अंडर ग्रेजुएट बॉयज कॉलेज की कैंटीन में। तुम भी जाओगे ना 12th के बाद कॉलेज, तो तुम भी जाओगे, अंडर ग्रेजुएट होगे उस टाइम पे, तो अंडर ग्रेजुएट बॉयज कॉलेज की कैंटीन में, यहाँ मेरी फ्रूटी की स्पेलिंग थोड़ी सी अलग है, फ्रूटी और फेंटा पीने गए। ठीक है, अब मैडम ये क्या है बेटा, ये है हमारी एक्रोनिम फॉर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जहाँ पर बेटा यू से है क्या, यूनिवर्सल
यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। मेरे साथ साथ आपने भी लिखना है। अपनी समरी नोटबुक बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं? और एक चीज़ की शिकायत है मुझे आप लोगों से, आपके साथ मैं तो पूरा अपना बनाकर चल रही हूँ एक रिलेशनशिप, जहाँ पर मैं आपको ये बता रही हूँ कि मैं बिल्कुल वैसे ही पढ़ा रही हूँ, आपसे बिल्कुल ऐसी बातचीत मैं करती हूँ जैसे कि आप मेरे बिल्कुल सामने बैठे हो। इवन जब हमारी वीडियो आती है तो मैं ऑनलाइन कमेंट्स भी जो हैं वो सारे पढ़ रही होती हूँ। उस टाइम पे जो चैट्स चल रही होती है मैं सब पढ़ती हूँ, जिसमें मैं देखती हूँ कि पढ़ाई लिखाई की कोई बात नहीं हो रही होती है। कमेंट्स करने में भी आप लोग इतनी कंजूसी दिखा रहे हो, मुझे कैसे मोटिवेशन मिलेगा? मेरा मोटिवेशन आप लोग ही हैं। आप जितना मुझे अच्छे से फीडबैक दोगे उतना ही ज़्यादा मैं और ज़्यादा एफर्ट्स कर पाऊँगी आप लोगों के लिए। तो प्लीज़ कमेंट्स करने में बिल्कुल भी कंजूसी ना किया करो, फीडबैक अच्छा दिया करो, ताकि मैं भी मोटिवेटेड हूँ आप लोगों के लिए और बेहतर तरीके से काम करने के लिए। मैंने पूछा आप लोगों से कि एक्रोनिम लिखो, आप एक्रोनिम नहीं लिखते हो। आप मुझे बता भी नहीं रहे हो कि आप डिटेल नोटबुक बना रहे हो, समरी नोटबुक बना रहे हो या नहीं बना रहे हो। तो ये चीज़ मुझे कैसे पता चलेगी? मेरा इंट्रैक्शन आपके साथ पूरा है, लेकिन कमी आपके इंट्रैक्शन में हो रही है ना। तो ये तो हम दोनों को कोऑपरेट करना है, तभी तो कोऑर्डिनेशन आएगा। ठीक है, तो इस वाली वीडियो से मुझे पूरा आपके साथ फीडबैक चाहिए। ठीक है, चलो। सो पहला है यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। और जी का मतलब क्या है बेटा? जी का मतलब होता है जनरल गाइडलाइंस। ठीक है, जी का मतलब क्या है? जनरल गाइडलाइंस। फिर बी से होता है बेटा बिहेवियरल। हमारे जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स होते हैं वो कैसे हैं? बिहेवियरल हैं। सी ओ से है हमारे पास कॉन्टिंजेंट। ठीक है, सो अंडर ग्रेजुएट बॉयज कॉलेज तक तो पहुंच गए। ठीक है, अब कैंटीन में जाके क्या करेंगे? कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बनाएंगे। क्या बनाएंगे? कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ठीक, और फ्रूटी पिएंगे। फ्रूटी कैसे पिएंगे? फ्रूटी फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। और फ्रूटी तो पी ली, अब फेंटा पीनी है, तो फेंटा कैसी है हमारी? फेंटा है जी फ्लेक्सिबल। ठीक है बेटा, तो ये है हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जिसके लिए हमने क्या याद करना है? अंडर ग्रेजुएट बॉयज कॉलेज की कैंटीन में फ्रूटी और फेंटा पीने गए। कैसे गए? ये हमने सारे पॉइंट्स यहाँ पर लिख लिए हैं। ठीक है, सो आई होप आप लोगों ने भी लिख लिए होंगे। अब चलते हैं हम लोग आगे पहले पॉइंट के साथ। ठीक है, एक चीज़ और जो मैं कमेंट में पढ़ रही थी, कुछ बच्चे एक तो ये पूछ रहे हैं कि मैम आप कहाँ से नोट्स बना रहे हैं या कौन सी बुक को आप फॉलो करते हैं। तो फिर से ये बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं कोई एक पर्टिकुलर बुक फॉलो नहीं करती हूँ। यहाँ मैं अपने तरफ से भी बहुत सारी चीज़ें लिखती हूँ, एज वेल एज मेरा मेन कंसर्न NCERT है। NCERT की वो मेन लाइन्स जहाँ से केस स्टडी बनती है, आपने ये चैप्टर नंबर 1 में देख भी लिया होगा कि डिट्टो NCERT की लाइन से केस स्टडीज़ आ रही हैं। तो मैं मेन फोकस मेरा NCERT है। उसके अलावा जो एग्जाम्पल्स हैं वो मेरे खुद के होते हैं। और अगर आपको थोड़ी सी लैंग्वेज टफ लगती है तो आप एग्जाम्पल्स खुद से भी लिख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस जो मैं कीवर्ड्स और की पॉइंट्स बनाती हूँ वो आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है बेटा, चलिए। अब सबसे पहला है यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी का मतलब क्या होता है मैम? यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी का मतलब जो हर जगह पर लगाया जा सके। एक होता है ना कि कई बार एक कॉमन जोक होता है जो हम किसी भी सिचुएशन में किसी के सामने भी बोल सकते हैं, है ना। तो यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी का मतलब है कि जिस चीज़ को हर जगह पर अप्लाई किया जा सकता हो, हर जगह पर जब आप उसको काम में लेकर आ सकते हो, तो उसे बोलते हैं यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। ठीक है, सो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट्स आर डिजाइन टू बी यूज्ड अक्रॉस द वेरियस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। प्लीज अंडरलाइन दिस कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, ये की लाइन है कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हर तरीके के ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई किया जा सकता है। मैडम हर तरीके से मतलब? बेटा हर तरीके से मतलब होता है बिजनेस, नॉन बिजनेस, लार्ज, स्मॉल, पब्लिक, प्राइवेट, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस सेक्टर, चाहे किसी भी तरीके का आपका ऑर्गेनाइजेशन हो, आप हर जगह पर उसको लगा सकते हैं। इसीलिए उसको क्या बोला गया? यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। अच्छा मैडम, अब एक एग्जाम्पल दो। एग्जाम्पल भी बताओ कैसा कहाँ होता है। आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ले लो, जैसे मैंने यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन लिया है रिलायंस का और डीमार्ट का। दोनों अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बट दोनों ही क्या करते हैं? दोनों ग्रॉसरी रिटेल मेंटेन करते हैं। ठीक है, दोनों ही प्लानिंग का काम करते हैं, दोनों ही डेलीगेशन का काम करते हैं, सुपरविजन करते हैं। इवन दो द इंडस्ट्रीज आर पोल्स अपार्ट, दोनों आपस में अलग अलग इंडस्ट्रीज हैं, रिलायंस अलग है, डीमार्ट अलग है, बट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो यहाँ पर वो अप्लाई कर रहे हैं वो यूनिवर्सली अप्लाई कर रहे हैं। जैसे कि फिल्टर कॉफी
हर जगह पर पसंद की जाती है, चाहे दिल्ली हो चाहे चेन्नई, बट बनाने का तरीका अलग हो सकता है। तो वो क्या कह रहे हैं बेटा, वो ये कह रहे हैं कि चाहे किसी भी तरीके का ऑर्गेनाइजेशन हो, काम हर जगह उसी तरीके से हो रहा है, हर जगह पर आप उसी तरीके से उसको फॉलो करते हुए चल रहे हो, बस आपका काम करने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन करोगे तुम वही, अप्लाई तुम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ही करोगे, ठीक है। तो आप चाहें तो इस वाले एग्जाम्पल को अपने तरीके से भी लिख सकते हैं। मैं तो आपको यहाँ पर रियल लाइफ एग्जाम्पल्स बिजनेस के देते हुए चल रही हूँ कि कहाँ आप उस चीज को ऑब्जर्व कर सकते हो, ठीक है बेटा। चलो आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक, जनरल गाइडलाइंस। ये जो टॉपिक है बेटा, ये वाला जो पॉइंट, इस बार जो हमारा फैब में जो एग्ज़ाम हुआ था 22 फैब को 2025 में, उसमें MCQ में इस वाले पॉइंट से क्वेश्चन आया था। एक प्योर एक लाइन, बिल्कुल NCERT वाली लाइन जो यहाँ पर भी मैंने लिखी हुई है, वहाँ से क्वेश्चन बन के आया। बहुत सारे बच्चे जिन्होंने रेफरेंस बुक को फॉलो किया तो उसमें वो लाइन नहीं थी, और लेकिन जिन्होंने NCERT को फॉलो किया वो उस क्वेश्चन को सॉल्व कर गए, ठीक है। तो क्या है हमारे पास ये, These are the guidelines to action but do not provide the ready-made strategic solution to all the managerial problem। यही है वो लाइन, ये रही बेटा, ये है वो लाइन जिससे आपका क्वेश्चन आया था इस बार एग्जाम में। अब पहले मैं आपको समझाती हूँ कि ये क्या है। मैंने आपको जब अभी डेफिनेशन पढ़ाई तो मैंने आपको एक बात समझाई कि ये कोई ऐसा सॉल्यूशन नहीं है, कि ऐसी बुक नहीं है जिसमें सिर्फ सॉल्यूशन है कि अच्छा ये कर दो हो जाएगा, नहीं। मैंने आपको एग्जांपल दिया ना कि आपने मम्मी के सामने अपनी बात को शेयर किया, आपने अपनी मम्मी को बताया कि देखो मम्मी स्कूल में ऐसा ऐसा चल रहा है, मेरे दोस्त ऐसे कर रहे हैं, वो मेरी फ्रेंड है वो मुझसे बात नहीं कर रही है। आपने मम्मी के सामने अपनी प्रॉब्लम रखी, ठीक है। अब क्योंकि देखो आपके पेरेंट्स भी तो आप ही की एज से होकर गुजरे हैं, तो उनके भी कुछ अपने लाइफ के एक्सपीरियंस इसी तरीके के रहे होंगे, बट देखो उन्होंने आपको एक सजेशन दिया। अब ज़रूरी नहीं है कि जैसा उन्होंने आपको सजेशन दिया वैसा ही वही सजेशन आपकी सिचुएशन में फिट बैठता हो। क्यों? क्योंकि भाई देखो उनका समय और था, आपका समय और है, तो अलग अलग समय के अकॉर्डिंग हमें अब क्या करना होगा, हमें अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसमें कुछ चेंज करना होगा और फिर हम उस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कि उन्होंने हमें एक तरीके से कह सकते हो एक हिंट दे दिया कि आप इस सिचुएशन में, ऐसी प्रॉब्लम के अंदर आप अगर ये काम करोगे तो आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, बट आप एग्जैक्टली उसको नहीं यूज कर सकते। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट तुम्हें गाइडेंस देते हैं कि तुम ये काम कर सकते हो, बट ये तुम्हारी प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, हमें कोई पार्टी अटेंड करनी है ना, अब जब हमें कोई पार्टी अटेंड करनी है तो हमारे पास कपड़े चाहिए हमें वहाँ पे पहन के जाने के लिए। तो भाई देखो दो रास्ते हैं, एक होता है कि हम खुद से कपड़ा लेकर आएं और अपने अकॉर्डिंग उसको स्टिच कराएं कि देखो हमारे माइंड में बिल्कुल ऐसा ही है तो ऐसा का ऐसा ही बनना चाहिए, तो वो होगा आपका बिल्कुल एक स्ट्रेट जैकेट सॉल्यूशन कि ठीक है ऐसा ही होगा। बट आपके पास समय नहीं है, आज ही आपको पता चला कि आपको एक इवेंट अटेंड करना है और रात को आपको पार्टी में जाना है, तो एक दिन में तो ये काम हो नहीं सकता। तो अब इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए तुम क्या गए, तुम किसी दुकान पे गए और तुम्हें जो थोड़ा बहुत जैसा समझ में आया, वो बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा तो नहीं है कि जैसा तुम्हें चाहिए था, बट हम कभी कभी कह देते हैं ना कि चल यार काम चला लेंगे, इसके अंदर थोड़ा ऐसा करके काम चला लेंगे, इसे वैसा बना लेंगे। तो बस प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट भी ऐसे ही है कि आपके सामने एक समस्या है, आपको उसका सॉल्यूशन चाहिए, तो बस यहाँ से आपको वो गाइडेंस मिल जाती है, बट आप ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल आपकी समस्या का सारा समाधान ही है, ठीक है। तो यहाँ पे यही लाइन लिखी हुई है कि ये सिर्फ गाइडलाइंस है एक्शन करने के लिए, बट ये आपको कोई भी रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं प्रोवाइड करते आपकी सारी मैनेजरियल प्रॉब्लम्स का, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया आपके बिजनेस से रिलेटेड कि हमें ना कॉन्फ्लिक्ट्स दूर करने थे डिपार्टमेंट के बीच में, लड़ाई झगड़ा हो रहा था। अब भैया जहाँ पे कुछ कोई कहावत तो सुनी होगी ना कि जहाँ दो बर्तन होंगे वो खड़केंगे, तो भाई तो बस यही है, डिपार्टमेंट्स में कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर मैनेजर ने इस चीज़ का सोल्यूशन कैसे निकाला कि देखो किसी के बीच में भी लड़ाई चल रही हो, हमारे लिए तो हमारी प्रियोरिटी हमारे ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स है, तुम आपस में क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हमें मतलब नहीं है, तुम्हारी वजह से हमारे ऑर्गेनाइजेशन गोल्स पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो यहाँ उन्होंने सॉल्यूशन निकाल लिया और ऐसा उन्हें एक प्रिंसिपल करने को कहता है, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल हम जोमेटो से लेते हैं कि जोमेटो वाले क्या करते हैं। जोमेटो वाले ना कभी भी स्ट्रिक्ट रूल नहीं करते। अब जोमेटो के अंदर आपने देखा होगा कि जब हम ऑर्डर प्लेस करते हैं तो अगर आपको कोई कंप्लेंट करनी है तो आप कंप्लेंट कर सकते हो, बट वो सारी कंप्लेंट को ना एक जैसे सॉल्व नहीं करते, वो देखते हैं कि सिचुएशन क्या है, कि इस सिचुएशन में क्या किया जा सकता है। जैसे कि सपोज करो कि एक कस्टमर को गलत ऑर्डर मिला, ठीक है, तो ठीक है अगर आपको गलत ऑर्डर मिला तो हम एक काम कर देते हैं, आपको हम रिफंड कर देते हैं पैसा। अब दूसरे कस्टमर को ठंडा खाना मिला, तो उसने कहा ठंडा खाना मिला है
तो हम आपको रिप्लेसमेंट दे देते हैं, यानी कि गर्म खाना आपके पास पहुंचा देते हैं। तो देखो दोनों कस्टमर की कंप्लेंट थी, एक को गलत खाना मिला, एक को ठंडा खाना मिला, बट उसने दोनों को सॉल्व करने का तरीका अपना अलग निकाला। तो उन्होंने एक जनरल गाइडलाइंस रखी हुई है, कोई फिक्स स्क्रिप्ट नहीं है कि हर जगह ऐसे करेंगे, नहीं तो आपको हर बार जोमेटो से एक मैसेज आता, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, प्लीज री इंस्टॉल द ऐप। अगर वो सेम चीज फॉलो करते तो वो क्या करते कि भैया सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, प्लीज री इंस्टॉल द ऐप। बट उन्होंने क्या किया है, गाइडलाइंस रखी हुई है कि अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरीके से वो डील कर रहे हैं। ठीक है बेटा, आ गई समझ यहाँ तक? वेरी गुड। चलो आगे चलते हैं। वीडियो लेक्चर देख रहे हो ना, मुझे नीचे कमेंट करके बताना कि कौन से मिनट में आपको ये वीडियो पोर्शन दिखाई दे रहा है। इससे मुझे पता लगेगा कि आपने पूरा वीडियो ध्यान से देखा कि नहीं। आपके कमेंट का मैं नीचे इंतजार कर रहा हूँ। अभी पहले हम थोड़ा सा समझ ले प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है, फिर जब प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे तब आपको थोड़ा ज़्यादा मजा आएगा, क्योंकि वहाँ पर हमारे पास कुछ अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स होंगे। अब इसे कैसे बनाया गया मैडम, इतना सब कुछ ये है, पर ये बने कैसे हैं? फिर वही बात, ऐसा तो है नहीं कि जो हमारे फ्योर और टेलर साहब को रात को नींद आई, उन्होंने नींद में बहुत सारे सपने देखे, प्यारे प्यारे सपने देखे, ऑर्गेनाइजेशन में देखा ऐसा होता है वैसा होता है, अगले दिन सुबह आके कह दिया अच्छा चलो ये प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन, ये फॉलो होता है। ऐसा थोड़ी होता है। उन्होंने सोचा, सोच विचार किया, गए अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में, अप्लाई करके देखा, फिर देखा कि क्या रिजल्ट आए हैं, तब जाके आपके सामने कंक्लूजन निकाला कि देखो ऐसे हमारे पास कुछ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, कुछ हमारे मूलभूत सिद्धांत है जिसको हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन किया, एक्सपेरिमेंट किए मैनेजरल सिचुएशन का, तब जाके उन्होंने कहा कि भैया अपन एक्सपीरियंस के साथ उन्होंने कहा कि ऐसे मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स होते हैं। ठीक है, अब इसको कहाँ अप्लाई किया जाता है? गूगल में। गूगल के अंदर एक रूल चलता है 20% टाइम रूल, पता है आप लोगों को? ये गूगल के अंदर 20% टाइम रूल चलता है। अब वो टाइम रूल क्या होता है, वो अपने एम्प्लॉय को अलाउड करते हैं कि काम करो। अब जितना भी आपका वर्क टाइम है ना, आप उसका 20% यूज कर सकते हो अपने पर्सनल प्रोजेक्ट्स के लिए। मतलब अगर आपके पास आपका कोई पर्सनल काम है तो हम आपको आपके वर्क टाइम का 20% दे देते हैं, आप अपना वर्क का 20% यूज करो अपने पर्सनल प्रोजेक्ट का काम करने के लिए। दैट इज योर विश कि आप उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। चलो भाई ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है, एक ऑब्जर्वेशन चल रही है। और इसी रूल के बेसिस पर आपने देखा होगा हाउ द जीमेल एंड द एडसेंस वर बॉर्न, और इसी बेसिस पर ये जो दो चीजें हैं ना ये इवॉल्व हुई। तो क्या आपको ये बात पता थी? देखो आपको मैं बहुत सारी नई नई चीजें बताती हूँ जिसको आप नॉर्मली नहीं पढ़ते हो। ठीक है, तो इसलिए ये एग्जाम्पल्स आपके सामने यहाँ पर आते हैं कि आपकी जो नॉलेज है हमें वो भी इंक्रीज करनी है। ठीक, सो इट वॉज एन एक्सपेरिमेंट, ये एक एक्सपेरिमेंट ही था इन एम्प्लॉयज फ्रीडम, कि देखते हैं हम अगर एम्प्लॉय को फ्रीडम देते हैं तो क्या होता है। एंड इट वर्क लाइक मैजिक, और ये बहुत ही बढ़िया काम किया उसने। सो दिस प्रिंसिपल डिड नॉट ड्रॉप फ्रॉम हेवन, इट इवॉल्व्ड थ्रू दी टेस्टिंग एंड द बोल्ड एक्सपीरियंसेस। तो ये रातों रात डेवलप नहीं हुआ, ये कोई हेवन में उन्होंने यही बोला कि भगवान जी ने नहीं बताया हमें, ये हमने यहीं पर देखा, एक्सपेरिमेंट्स किए, तब जाके हमें पता चला। और देखो ऐसा नहीं होता कि हर एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल ही होता हो, कई बार फेलियर्स भी मिलते हैं, तो फिर हम क्या करते हैं उसके अंदर कुछ चेंजेस लेकर आते हैं। ठीक है बेटा, चलो तो आगे चलते हैं। अब हम सारे एग्जाम्पल्स याद करने, देखो गूगल, बढ़िया बढ़िया इमेजेस हैं। चलो अब आते हैं फ्लैक्सिबल पे। अब फ्लैक्सिबल का मतलब क्या है? अब फ्लैक्सिबल का मतलब होता है जो बदल जाए। हमें भी अपनी लाइफ में फ्लैक्सिबल होना चाहिए। रिजिड होकर हम कहाँ तक चल पाएंगे अगर हम अपनी सोच को ऐसा कर लें कि नहीं हम तो ऐसे ही रहेंगे, हम तो ऐसे हैं भैया, से काम नहीं चलता। भैया जैसे इन्वायरमेंट हो रहा है, जैसे लोग हैं, बिल्कुल वैसे ही आपको होना पड़ेगा, तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे अपनी लाइफ में। अगर हम सोचे कि नहीं हमें तो बिल्कुल स्ट्रिक्ट होकर ही अपनी लाइफ में रहना है, तो बहुत लंबे समय तक हम दुनिया के साथ आगे नहीं बढ़ पाएंगे, है ना। तो हमें फ्लैक्सिबल होना है। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स भी यही कहते हैं कि हम तो रिजिड नहीं है, हमने जो अपने प्रिंसिपल्स बनाए तो हमने उसको रिजिड नहीं रखा, हमने उनको फ्लैक्सिबल रखा। और हमने कहा कि दे कैन बी मॉडिफाइड बाय द मैनेजर व्हेन द सिचुएशन डिमांड्स, कि जब भी सिचुएशन आएगी हम बदल जाएंगे। जब भी हमें लगेगा कि बदलने की ज़रूरत है तो हम अपनी जो पॉलिसीज़ हैं, जो भी हम काम करने का हमारा तरीका है, हम उसको बदल लेंगे। ठीक है, तो क्या ऐसा किसी ने किया है? क्या कोई ऐसी कंपनी है जो ये चीज़ फॉलो करती है, फ्लैक्सिबिलिटी को? बिल्कुल फॉलो करती है। बहुत ही फेमस हमारी फ्लिपकार्ट। आप सभी लोगों ने
बिग बिलियन सेल का नाम तो सुना ही होगा, है ना, कि बिग बिलियन सेल आती है और उस टाइम पे आईफोन वगैरह ये सब चीज़ें कितनी सस्ती हो जाती है ना, कितना इंतजार करते हैं ना हम लोग कि बिग बिलियन सेल आएगी और उस टाइम पे खूब शॉपिंग करेंगे, है ना। अब बिग बिलियन सेल के पीछे क्या था आपको पता है? ये बिग बिलियन सेल एक ही बारी में ब्लॉकबस्टर नहीं हुआ है, बहुत सारे फेलियर्स थे इस फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन सेल के पीछे, बट हमारे फ्लिपकार्ट ने इस फ्लैक्सिबिलिटी को इतने अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया कि आज के टाइम पे वो एक ह्यूज सक्सेस की तरह हम लोगों को दिख रहा है। कैसे? चलो देखो, जो पहली बिग बिलियन सेल थी ना बेटा, उसकी वजह से वेबसाइट क्रैश हो गया था, डिलीवरी में क्योस आ गया था, मतलब डिलीवरी नहीं हो पा रही थी, कस्टमर जो था वो बहुत ज़्यादा एकदम से, जब लोगों को सस्ती सस्ती चीज़ें मिलने लगी और हमें तो लगता है ना क्या सस्ती चीज़ मिल रही है खरीद लो फटाफट, तो बहुत ज़्यादा कस्टमर रेज होने लगा। तो फ्लिपकार्ट ने अपनी अप्रोच को चेंज किया। फ्लिपकार्ट को लगा कि यार ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे तो मैं ये सब चीज़ें नहीं हैंडल कर पाऊंगा। तो उन्होंने क्या किया, दे एडिड द ऐप बेस्ड सेल्स, उन्होंने ऐप बेस्ड सेल्स करनी स्टार्ट करी, बेटर वेयर हाउसिंग पे ध्यान दिया, मतलब कि सामान को किस तरीके से स्टोर किया जाएगा, स्मूदर लॉजिस्टिक्स उन्होंने मेंटेन किए, जिसकी वजह से जो उनका ये जो ब्लंडर हुआ था स्टार्टिंग में, ब्लंडर मतलब जो उनसे गलती हो रही थी, वो बेटा किस में कन्वर्ट हो गया, ब्लॉकबस्टर में कन्वर्ट हो गया। तो ये क्या दिखाता है कि प्रिंसिपल्स रिजिड नहीं है, मैनेजमेंट फ्लैक्सिबल है। फ्लिपकार्ट ने भी इस चीज को इस्तेमाल किया कि देखो जब जरूरत लगे तब बदल जाओ। अब ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला जो पॉइंट है, ये भी सीबीएसई में पूछा गया इसी साल ही। एक क्वेश्चन पेपर में जनरल गाइडलाइंस, सॉरी एक क्वेश्चन पेपर में आपका हाँ जनरल गाइडलाइंस वाला पॉइंट था, तो दूसरे वाले में फ्लैक्सिबल था, ठीक है। तो उसके अंदर भी यही वाली लाइन लिखी हुई थी, मार्क कर लीजिए, मॉडिफाइड बाय द मैनेजर व्हेन द सिचुएशन डिमांड्स। और इसमें और कॉन्टिंजेंट में कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि फ्लैक्सिबल है या कॉन्टिंजेंट है। तो बेटा ये चीज़ ध्यान रखना, फ्लैक्सिबिलिटी हमेशा चेंज की बात करती है, फ्लैक्सिबिलिटी हमेशा मॉडिफिकेशन की बात करती है, फ्लैक्सिबिलिटी हमेशा चेंजेस की बात करती है। लिख लीजिएगा इसे कि फ्लैक्सिबिलिटी किस चीज़ की बात करती है, चेंजेस की, कि जब भी आप कुछ कर रहे हैं अपने गिवन सिचुएशन के अंदर ही अगर आप कोई चेंजेस लेकर आते हो तो उसे फ्लैक्सिबिलिटी कहते हैं, ठीक है। तो फ्लैक्सिबिलिटी का मतलब क्या है, अपने एग्जिस्टिंग ऑपरेशन में कुछ चेंज लेकर आना। बार बार एक वर्ड बोल रही हूँ, जरूरी है इसलिए। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट कॉन्टिंजेंट। अब कॉन्टिंजेंट को ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। कॉन्टिंजेंट के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है हमारे पास, यहाँ पे कह सकते हो प्रिवेलिंग सिचुएशन एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। अब अगर मैं इसका आपको एग्जाम्पल दूं, सबसे पहले कॉन्टिंजेंट समझाऊं कि क्या होता है। कॉन्टिंजेंट कहता है कल क्या था, कल क्या होगा, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। अभी क्या है, अभी की सिचुएशन आपकी क्या कह रही है, आप उस पर ध्यान दो। फिर से सुनो मेरा, मैंने क्या बोला यहाँ पे, कल क्या था, जो बीत गया बेटा सो बीत गया, जो आने वाला कल होगा उसको देख लेंगे, अभी जो है उसे संभालो। लिव इन योर प्रेजेंट एंड वर्क फॉर योर फ्यूचर एंड फॉरगेट द पास्ट, जस्ट लर्न फ्रॉम योर पास्ट। अपने पास्ट से सीखो, प्रेजेंट में रहो और फ्यूचर की तैयारी करो, ये हमारा मोटो होना चाहिए। तो कॉन्टिंजेंट प्रिंसिपल यही कहता है कि आप जब मैनेजमेंट प्रिंसिपल को अप्लाई करते हैं तो क्या सिचुएशन चल रही है, आप इसको लिख सकते हो कि अभी क्या चल रहा है, हमें वो देखना है, अभी क्या चल रहा है, उसके हिसाब से प्रिंसिपल लगाया जाता है। पहले क्या चल रहा था उससे हमें कोई मतलब नहीं है, आगे क्या होगा उससे हमें कोई मतलब नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एक सपोज करो हमारा ये राजू है, राजू एक बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहा था, सिंगल था, बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहा था, बहुत मौज मस्ती में, जब चाहे उठता था, जब चाहे सोता था, जब चाहे कहीं भी घूमने बैग पैक करके घूमने चला जाता था, बहुत ही मस्ती में फ्रीडम में उसकी लाइफ चल रही थी, ठीक है। अब अचानक से क्या हुआ, अचानक से उसके घर वालों को लगा कि बेटा बड़ा हो गया है, बेटे के हाथ पीले कर देने चाहिए, एक सही समय पर बच्चे को सेटल कर देना चाहिए। तो पेरेंट्स ने बांध दिया राजू को। अब जब राजू को बांध दिया तो भाई वही बंदा पहले जब मर्जी चाहे उठता था, जब मर्जी चाहे सोता था, जो मर्जी करता था, जो मर्जी कहीं भी घूमने जाता था। अब क्या सिचुएशन हो गई उसकी, अब की सिचुएशन में मैडम जी जब कहेंगी तब वो उठते हैं, मैडम जी जब कहेंगी तब वो सोते हैं, मैडम जी जब कहती हैं तो वहाँ जाना पड़ता है, जब मैडम जी ने मना कर दिया तो कहीं नहीं जाना है। तो भाई उसकी सिचुएशन, वही बंदा था पहले दूसरी सिचुएशन में किसी और तरीके से रहता था, इस सिचुएशन में इस तरीके से रहता है कि जैसे मैडम जी कह रही हैं वैसे ही वो रह रहे हैं।
तो बेटा दिस इज कॉन्टिंजेंट। कॉन्टिंजेंट मतलब कि अब क्या चल रहा है, आपको उसके अकॉर्डिंग अपना प्रिंसिपल अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर की लाइन है हमारी, द एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज कॉन्टिंजेंट और डिपेंडेंट। डिपेंड हो गया ना वो उनके ऊपर, ऑन द प्रिवेलिंग सिचुएशन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग हमें काम करना है। एंड द एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल हैज टू बी चेंज एज पर द रिक्वायरमेंट, और जैसी रिक्वायरमेंट आएगी उसी के अकॉर्डिंग हमें प्रिंसिपल का एप्लीकेशन, उसका यूसेज, एप्लीकेशन का क्या मतलब होता है बेटा, यूसेज, उसका जो यूसेज होता है वो हमें चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, समझ आया आपको? फ्लैक्सिबल और कॉन्टिंजेंट में कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो? फ्लैक्सिबिलिटी में हमने ये बात करी कि मॉडिफिकेशन है, हम यहाँ चेंज ला रहे हैं, और जब सिचुएशन के साथ वो चेंज है तो वो कॉन्टिंजेंट है। ठीक है, अब इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल हमें ओला और जोमेटो जैसी ऐप भी देती हैं। तो देखो, ओला में कभी कभी आपने सर्ज प्राइसिंग के नाम से सुना होगा, कि जब भी कभी कभी रेनी डेज होते हैं, जब बहुत ज़्यादा बारिश हो रही होती है या पीक आवर्स अब देखने को मिलता है, तो ओला वाले क्या करते हैं, सर्ज प्राइसिंग लगाते हैं, यानी कि आपको नॉर्मल डेज से ज़्यादा प्राइस वहाँ पर पे करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे सेम प्राइसिंग पॉलिसी या वो स्ट्रैटेजी काम नहीं करेगी। यही तो टाइम होता है उनके पास पैसा कमाने का। भाई नॉर्मली अगर किसी जगह का फेयर वो 150 रुपये ले रहे हैं, तो उस टाइम पे उन्होंने 30 रुपीज़ सर्ज प्राइस लगा दी, तो 180 रुपये अब उन्हें मिल जाएंगे। अब सिचुएशन ऐसी है, रेनी डे है या पीक आवर है, सबको ज़रूरत होती है, तो लोग जाते भी हैं, लोग पे भी करते हैं, तो ऐसे में उनका फ़ायदा है ना। तो उन्होंने क्या देखा कि सिचुएशन क्या है, नॉर्मल मौसम है तो ठीक है, नॉर्मल प्राइस ही, नॉमिनल प्राइस जो है वो पे करो, लेकिन अगर रेनी डे चल रहा है या पीक आवर्स चल रहे हैं तो उन्होंने बदल दिया अपना प्रिंसिपल, उन्होंने 30 रुपये सर्ज प्राइस लगाई और 180 रुपये। ऐसे आप जोमेटो वाले पे देखो कि जब फेस्टिव सीजन आता है या कई बार वहाँ पर भी कह सकते हो कि रेनी डे होता है, तो वो लोग भी क्या करते हैं, सर्ज प्राइस लगा देते हैं कि भाई अभी फिलहाल आप जितना भी पे करते हो उस पर 50 रुपीज़ आपको एक्स्ट्रा यहाँ पर पे करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सिचुएशन ऐसी है। तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग काम करना इज कॉन्टिंजेंट। ठीक है बेटा, तो देखो दिस इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ कॉन्टिंजेंट प्रिंसिपल, सिचुएशन के हिसाब से पॉलिसी। ठीक, चलो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए इस पर थोड़ा सा ज्यादा मैंने स्ट्रेस किया। अब नेक्स्ट आता है बिहेवियरल। अब बिहेवियरल क्यों है बेटा? बिहेवियरल इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आप अनप्रिडिक्टेबल एनिमल्स के साथ डील करते हो ना, ह्यूमन बींग्स, तो क्योंकि यहाँ पे ह्यूमन बीइंग्स है इसलिए मैनेजमेंट प्रिंसिपल बिहेवियरल है, यानी कि बिहेवियर के अकॉर्डिंग काम करता है। सो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एम्ड एट इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स। यहाँ पर हम कोशिश करते हैं कि वो प्रिडिक्टेबल बिहेवियर के साथ ही काम करे, कि एक सुपीरियर अपने सबॉर्डिनेट को डांट रहा है किसी मैटर के ऊपर, तो क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि सबॉर्डिनेट चुपचाप फिलहाल उसकी बात को सुने, बाद में हो सकता है वो अपनी बात को क्लैरिफाई करे, बट उस टाइम पे हम उसका बिहेवियर ये प्रिडिक्ट करते हुए चल रहे हैं कि वो फिलहाल सामने से कुछ भी नहीं बोलेगा, है ना। बट बेटा ह्यूमन बिहेवियर है, कुछ नहीं कह सकते, क्या पता कोई सबॉर्डिनेट मुंह पे जवाब दे के निकल जाए और बहुत सारे प्यारे प्यारे शब्द अपने सुपीरियर को बोल के निकल जाए। सो दिस इज बिहेवियरल। ठीक है, तो these principles enable a better understanding of the relationship between the human and the material resources in accomplishing the organizational goals। तो ये जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल है बेटा, ये एक बेटर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते हैं किस चीज़ के बीच में, ह्यूमन और मटेरियल रिसोर्सेज के बीच में, ताकि हमारे जो गोल्स है वो अचीव हो पाए, कि भाई आपको क्या काम हमने दिया है और आपको हमने सामान क्या दिया है, तो उनके बीच में एक अंडरस्टैंडिंग हम लोग बिल्डअप करेंगे ताकि ऑर्गेनाइजेशन गोल्स अचीव हो जाएं। अब इसको कौन यूज़ करता है? इसको इन्फोसिस वाले यूज़ करते हैं, कि किस तरीके से हम अपने एम्प्लॉयज़ को खुश रख सकते हैं। देखो जितना एम्प्लॉय खुश होगा ना अपने ऑर्गेनाइजेशन में, वो उतना ही अच्छा काम करेगा। आपको उसके ह्यूमन बिहेवियर को पॉजिटिव बनाना है, कि आप अगर चाहते हैं कि आपका एम्प्लॉय अच्छे से आपके यहाँ पे काम करे, तो आपको भी तो उसके लिए कुछ अच्छा करना पड़ेगा ना। जितना सेटिस्फाइड एम्प्लॉय होगा उतना आपको इंक्रीज प्रोडक्टिविटी के फॉर्म में वो आपको रिजल्ट देगा। तो इन्फोसिस ने इसी चीज़ को देखा। ये कंपनीज ऐसे ही इतनी बड़ी नहीं हो गई हैं बेटा, इन लोगों ने इन सब चीज़ों को अप्लाई किया है तब जाके आज ये यहाँ तक खड़ी हो पाई हैं। तो इन्फोसिस बहुत फेमस है ट्रेनिंग के लिए। वो अपने यहाँ पर जितने भी फ्रेशर्स होते हैं उनको ट्रेनिंग दिलवाते हैं मैसूर कैंपस में। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि अगर उनके एम्प्लॉय वेल ट्रीटेड रहेंगे, अगर अच्छे से हम उनको ट्रीट करेंगे। देखो एक फ्रेशर आता है घर में, एक नई नई बहू भी आती है, तो वो घबराई हुई सी आती है ना कि पता नहीं कैसे लोग होंगे, मैं इन सब के बीच में एडजस्ट कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, ये मेरे साथ एडजस्ट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, तो वो घबराती है। बट वहीं पे जब एक उसका हस्बैंड या उसकी सास उसके साथ अच्छे से रहती है तो वो
आसानी से उन सब चीज़ों को समझ पाती है। तो बिल्कुल ऐसे ही होता है, ये जो नए नए बहू बन के जाते हैं ना एम्प्लॉयज़ हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो बेचारे भी डरे हुए होते हैं कि हम फ्रेशर हैं, पता नहीं वहाँ का माहौल कैसा होगा। तो ऐसे में इन्फोसिस उनको कंफर्टेबल फील कराता है, वो उनको वेल ट्रीट करता है, उनको गाइड करते हैं कि कोई बात नहीं, आप नए नए हो, हम सिखाएंगे आपको, ठीक है, जिससे कि प्रोडक्टिविटी क्या हो जाती है, शूट अप, अपने आप बढ़ जाती है, क्योंकि वो उनको सिखा देते हैं। तो बेटा इट इज़ नॉट जस्ट द ट्रेनिंग, ये उनकी ट्रेनिंग नहीं थी, ये उनकी एक स्ट्रैटेजिक बिहेवियरल इन्फ्लुएंस पॉलिसी थी कि अगर आते ही हम उनके ऊपर वर्क प्रेशर डाल देंगे, हम उनको काम दे देंगे, डांटना शुरू कर देंगे, तो उसका तो मोटिवेशन लेवल वहीं पे ज़ीरो हो जाएगा, फिर कैसे हम उससे काम करा पाएंगे। बट वहीं पे हमने उसका अच्छे से वेलकम किया, हमने उसको कहा कोई बात नहीं, आराम से पहले काम को सीखो, सही तरीके से करो, तो इससे क्या होगा कि वो मोटिवेटेड होगा तो प्रोडक्टिविटी अपने आप बढ़ जाएगी। तो देखो कैसे बिहेवियर चेंज किया उन्होंने, उनका काम भी हो गया, प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज हो गई, एम्प्लॉय भी खुश हो गया। तो इसीलिए बोला गया कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स कैसे होते हैं, बिहेवियरल होते हैं, ठीक है। चलो, इतनी डिटेल में तुम लोग कहीं नहीं पढ़ रहे होगे फॉर श्योर। चलो अगला आता है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। अब बेटा कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप क्या होता है? कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है कि तुमने एक नया स्कूल ज्वाइन किया, ठीक है, या नया ट्यूशन कहीं पे ज्वाइन किया, वहाँ गए, तुम्हें वहाँ पे बहुत ही अच्छे लोग मिले, तुम्हारी एक जान पहचान हुई, बहुत ही प्यारी सी एक कन्या थी उस ट्यूशन के अंदर, तुम्हारी उससे बातचीत शुरू हुई। जैसे तुम्हारी उससे बातचीत शुरू हुई तो आपस में फ़ोन नंबर एक्सचेंज हुए, अब फ़ोन नंबर भी एक्सचेंज हो गए। अब तुमने क्या किया, तुमने सब्र तो है नहीं तुम्हें कि पहले चलो ठीक है आज फ़ोन नंबर एक्सचेंज हुए हैं, अभी आज मैसेज नहीं करते हैं, कल कर लेंगे। तुमने क्या किया, घर जाते ही उसको मैसेज पे मैसेज करना शुरू कर दिया। अब लड़की हो गई परेशान। अब उसने क्या किया, उठाया अपना फ़ोन, ले ब्लॉक कर दिया ब्लॉक। तुम ब्लॉक क्यों हुए, क्या कारण था उसका ब्लॉक करने का? तुम्हारे लगातार करने वाले मैसेज जो उसे इरिटेट कर रहे थे। सो योर मैसेजेस जो थे वो थे कॉज। किस चीज़ का कॉज? कि उसने आपको किया ब्लॉक, वो था इफेक्ट। समझ गए? तो ऐसे नहीं करना है। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब भी कोई प्रिंसिपल लगाया जाता है तो उसका अपना एक कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप होता है ना। तुम मम्मी के पास गए कि मम्मी मेरे सारे दोस्तों के पास आईफोन है, सब दोस्तों के पास आईफोन है, मुझे भी लेटेस्ट आईफोन आप दिला के दो, जिद पकड़ ली तुमने मम्मी के सामने। अब मम्मी ने एक दो बार तो सुना, फिर उसके बाद क्या हुआ, मम्मी काम में बिजी थी और बार बार तुम एक ही बात को रिपीट करते जाते। मम्मी हो गई फ्रस्ट्रेट, मम्मी घूमी अपने बेलन के साथ और कर दी तुम्हारी धुनाई। तो तुम्हारी जिद कारण थी तुम्हारी उस धुनाई का, तो जिद हो गया कॉज, तुम्हारी धुनाई हो गई उसका इफेक्ट। तो ऑर्गेनाइजेशन में भी ऐसे ही होता है कि कुछ हमारे प्रिंसिपल्स होते हैं वो उसके कॉज हैं और उससे मिलने वाला रिजल्ट क्या होता है बेटा, उसका इफेक्ट। ठीक है, चलो देखो जरा यहाँ पर भी। सो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एस्टैब्लिशेस द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एंड टेल द मैनेजर्स दैट इफ अ, यहाँ से की लाइन स्टार्ट होती है, इफ अ पर्टिकुलर प्रिंसिपल इज अप्लाइड इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन व्हाट विल बी इट्स लाइकली इफेक्ट। कि अगर किसी सिचुएशन के अंदर हमने कोई एक प्रिंसिपल अप्लाई किया तो उसका क्या रिजल्ट हो सकता है, कि अगर हमने ऐसा किया तो क्या होगा। कभी हम सोचते हैं ना कभी कभी कि अगर मैं ऐसा कर दूं तो क्या होगा, अगर मैं रेगुलर पढ़ाई कर लूं, रेगुलर सीरीज को फॉलो कर लूं, रेगुलर क्लासेस को अटेंड कर लूं तो क्या होगा, क्या मेरे 90% आ जाएंगे। तो आपकी रेगुलर पढ़ाई कॉज है, 90% मार्क्स इफेक्ट है। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन में भी ये चीज़ सोची जाती है। जैसे कि हमारे एक बहुत ही सिंपल सा हमारा प्रिंसिपल होता है डिवीजन ऑफ वर्क, जिसकी वजह से हमें क्या मिल जाता है, स्पेशलाइजेशन। कि अगर हम काम को बांट देते हैं जिसको जो काम करना आता है उसमें, तो उससे हमें क्या मिलता है, स्पेशलाइजेशन। भाई देखो, जिसको जो काम करना आता है अगर आप उसको वही काम करने के लिए दोगे तो ऑब्वियस सी बात है आपको स्पेशलाइजेशन मिलेगा। ठीक, चलो अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल है अमेजॉन का वन क्लिक बाय इनोवेशन। अमेज़ॉन को लगा कि बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं मार्केट के अंदर, तो अब यहाँ पर किस तरीके से कस्टमर को अपने पास रखा जा सकता है। तो अमेज़ॉन ने कहा कि देखो, हमें ना कस्टमर के एफर्ट्स को कम करना होगा। हम अपने कस्टमर को सुकून देना चाहते हैं कि आराम से वो काम करे, कोई दिक्कत ना उसे। तो यहाँ पर कस्टमर के एफर्ट को रिड्यूस करने के लिए उसने कॉज निकाले, कारण, जिसका रिजल्ट वो क्या चाहता था, वो रिजल्ट चाहता था इंक्रीज इन रिपीट ऑर्डर। कि एक बार अगर कस्टमर आरामदायक तरीके से हमारे साथ डील करेगा ना तो वो बार बार आएगा। जब हम उसे एक बार सर्विस अच्छी देंगे तो वो बार बार आएगा।
तो आपकी अच्छी सर्विस कॉज है और आपको उससे रिपीटेड ऑर्डर मिलना उसका इफेक्ट है। तो अमेजॉन ने भी इस कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को यूज किया और ये कोई लकी गेस नहीं था, यानी कि ये कोई ऐसा हिट एंड ट्रायल मेथड नहीं था उसका। ये उसने देखा कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो क्या हो सकता है। ठीक है बेटा, तो ये थे हमारे 7 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, जिसके अंदर हमने ये सीखा कि कैसे अंडर ग्रेजुएट बॉयज कॉलेज की कैंटीन में फ्रूटी और फेंटा पीने के लिए गए। सो बच्चों, आई होप कि आपको आज की क्लास बहुत अच्छे से समझ आई होगी और आज की क्लास आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग रही होगी, क्योंकि आपने एक नए चैप्टर के साथ अपनी इस जर्नी को फिर से स्टार्ट किया। तो अभी फ़िलहाल आप लोगों ने यहाँ तक इस चैप्टर को प्रिपेयर करना है। कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत अच्छे से आपको पढ़ लेनी है, क्योंकि 6 मार्क्स में बहुत बार कैरेक्टरिस्टिक्स का क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है। ठीक है, सो बच्चों मिलेंगे अब आपसे नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के टॉपिक्स के साथ। थैंक यू सो मच इस लेक्चर को पूरा ध्यान से देखने के लिए। आई होप आपको ये पूरा वीडियो लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया, और अगर आपके मन में कोई भी डाउट है इस वीडियो के अंदर तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके रिप्लाई करने की। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और यहाँ पर जो प्लेलिस्ट्स आ रही हैं उन्हें अच्छे से फॉलो करना, इसमें आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी। एंड जाने से पहले हमारे इन सोशल मीडिया अकाउंट्स पर मेरे साथ पर्सनली कनेक्ट हो सकते हो, और मुलाकात करूँगा अब आपसे आपकी नेक्स्ट वीडियो में।